किसी की आंख की साइज होगी, किसी के नाक की साइज एक होगी, किसी के चमड़ी का रंग एक होगा, किसी के बाल की सजावट एक होगी, लेकिन हम सब वसुधैव कुटुंबकम। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने पूरे विश्व का परिवार माना। ये शक्ति हमारी रगों में है, हमारे डीएनए में है, और हम विश्व को इसका परिचय दें, विश्व को इसकी अनुभूति दें। विश्व संकट से बाहर आने के लिए हम भी उंगली पकड़ करके साथ चलें, ये भारत से दुनिया की अपेक्षा है, और मैं कहता हूं हिंदुस्तान इसके लिए तैयार हो रहा है। पूरा विश्व और एकता में डूबा हुआ है। सब दूर एक ही चर्चा है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, प्रकृति का संकट। ये स्थिति किसी और ने पैदा नहीं की है, ये स्थिति इंसान ने पैदा की है। ये स्थिति अगर पैदा हिंदू इंसान ने की है, तो उससे मुक्ति भी इंसान ही दिला सकता है, और उसके लिए प्रकृति को प्रेम करना पड़ेगा। सारे विश्व में हम ही लोग हैं जिनको सदियों से, जबकि प्रकृति पर संकट नहीं था, पेड़ पौधों को संकट नहीं था, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, पानी गंदा नहीं था, सब था, उसके बावजूद भी हमारे दीर्घदृष्टा ऋषियों ने हमें कहा था, प्रकृति से प्रेम करना सिखाया था। और हम लोग बचपन में घर में बिस्तर पर से पैर नीचे रखते थे, तो माँ कहती थी कि देखो बेटे, सुबह उठ करके बिस्तर पर से जब पैर जमीन पर रखते हो ना, तो पृथ्वी माता की क्षमा मांगो। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी मां ने बचपन में ये न बताया हो। आज ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करने वालों को पता है कि मेरी रगों में ये भाव है कि पृथ्वी मेरी माता है, ये पृथ्वी मेरी मां है, उसकी रक्षा मां के एक बेटे के नाते जितनी मां के लिए मेरा दायित्व है, उतना ही मेरी पृथ्वी माता के लिए होता है। ये हमें सिखाया गया। इतना ही नहीं, हमें बचपन में ये सिखाया गया, सिर्फ पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है, ये सिखाया गया। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा परिवार है। बचपन में हम सबको अपनी मां सिखाती थी कि देखो बेटे, ये जो चांदा है ना, ये तेरा मामा है। कहा नहीं कहा था? ये सूरज है, वो तेरा दादा है, वो जरा तपता है ना। पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार, ये जिस धरती पर से कल्पना नहीं हो, क्या दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए प्रकृति को प्रेम करने से उत्तम नहीं हो सकता। हम ही लोग हैं जिन्होंने कहा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचर इज अ क्राइम। प्रकृति का दोहन ही हमें अलाउड है, प्रकृति का शोषण अलाउड नहीं है। मिल्किंग ऑफ द नेचर, इससे अधिक हम नहीं ले सकते। आज विश्व को समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए
जिस महान तत्व ज्ञान के हम धनी हैं, महान सांस्कृतिक विरासत के धनी हैं, हम अपने आप को भूल गए हैं। एक बार हम अपने सामर्थ्य को जान लेंगे, हम उस दिशा में चल पड़ेंगे, शक्ति के साथ चल पड़ेंगे और पूरी दुनिया को हमारे में समेट करने का सामर्थ्य हमारे में पैदा होगा। भारत आज एक नई भूमिका की ओर आगे बढ़ रहा है और उस भूमिका को विश्व स्वीकार करने लगा है। मैं पिछले 1 वर्ष में दुनिया के 50 से अधिक महत्वपूर्ण सभी राज्य के मुखियाओं को मिला हूं। कभी कभार काम करना, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं। कोई सोता रहे, काम न करे, इसकी आलोचना तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन मेरा तो दुर्भाग्य ऐसा है कि मैं ज्यादा काम करता हूं, उसकी आलोचना होती है। मोदी इतने देशों में क्यों गए, इतने लोगों से क्यों मिले। अगर ज्यादा काम करना, ज्यादा शक्ति लगाना, ये अगर गुनाह है तो 125 करोड़ देशवासियों के लिए ये गुनाह करना मुझे मंजूर है। क्योंकि मेरा संकल्प है, मेरे समय की प्रत्येक पल, मेरे शरीर का प्रत्येक कण सिर्फ और सिर्फ 125 करोड़ देशवासियों के लिए है। और मुझे विश्वास है, 1 साल में जो बोया है उसे खातर पानी डालने के लिए भी तो मेरे पास टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर यही काम मैं 5वें साल पे करता तो लोग क्या कहते, अरे यार ये तो रहने वाले नहीं है, पता नहीं चुनाव के बाद क्या होगा, कैसा होगा। कौन विश्वास करता। दुनिया मुझ पे ज्यादा विश्वास इसलिए करती है क्योंकि पूर्ण बहुमत वाली सरकार का ये पहला वर्ष है और 30 साल से हिंदुस्तान में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। उसके कारण विश्व का भारत पे भरोसा नहीं था। जिन लोगों को लगता है कि मोदी 1 साल में इतना सारा क्यों किया, मोदी शरीर से भले 1 साल में किया हो, लेकिन दरअसल मोदी ने 30 साल के पुराने काम को पूरा करने के लिए प्रयास किया। आज देखिए चीन में कैसा बदलाव आया है। आमतौर पर शासन व्यवस्था में प्रोटोकॉल होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई देश अपनी युवा पीढ़ी को दूसरे देश के नेता से जब मिलवाता है तब उसका अर्थ बदल जाता है। कोई देश अपने देश के राजाओं से मिलवाए, अपने देश के उद्योगों को मिलवाए, इसका एक मूल्य है। लेकिन कोई देश अपने देश की युवा पीढ़ी को किसी से मिलवाता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस देश को समझ है कि भविष्य के लिए पूंजी निवेश कहां करना चाहिए। और ये पूंजी निवेश डॉलर पाउंड वाला नहीं है। ये पूंजी निवेश अपनी युवा पीढ़ी को वो तैयार कर रहे हैं, भारत की तरफ देखने का नजरिया कैसा हो। और इसलिए चीन के मेरे 3 दिन के प्रवास में 2 यूनिवर्सिटी में जाकर के विद्यार्थियों को मिलने का कार्यक्रम, ये अपने आप में मेरी पूरी यात्रा का सबसे अद्भुत कार्यक्रम मैं मानता हूं, जहां मुझे युवा पीढ़ी से मिलने दिया गया है।
युवा पीढ़ी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला है और चीन की युवा पीढ़ी अगर भारत को जान ले तो फिर पूछना ही क्या है, कहीं रुकना नहीं है दोस्तों। और मैं मेरी यात्रा में जो शियान गया, शायद यहां बहुत कम लोगों को मालूम होगा, मैं बता दूं आपको, यहां कोई समय सीमा है क्या? आपको तो कल छुट्टी है, मुझे नहीं है। अच्छा, ये करिए। देखिए, शियान जो मेरा कार्यक्रम बना उसकी बड़ी एक विशेषता है। हम लोग सब बचपन में पढ़ते थे इतिहास कि ह्वेनसांग नाम का एक फिलोसोफर हिंदुस्तान आया था चाइना से और भारत भ्रमण किया था और उसने बहुत कुछ लिखा था, दार्शनिक थे। मेरा जन्म जिस गांव में हुआ है, महसाना जिले में बड़नगर, गुजरात में, तो ह्वेनसांग ने जो लिखा है उसमें उसने मेरे गांव का वर्णन लिखा है और वो वहां जाकर के रहे थे। और हम सामान्य रूप से सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया थे, बिहार और उस क्षेत्र के भाग में, लेकिन ह्वेनसांग ने लिखा है कि भगवान बुद्ध का प्रभाव वेस्टर्न इंडिया में भी उतना ही था। और उन्होंने लिखा था कि बड़नगर में, जो कि मेरा जन्म स्थान है, वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा के लिए एक बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, हजारों बालकों के रहने की हॉस्टल थी। वो उसने लिखा है कि मैंने देखा वहाँ, वो भी काफ़ी समय वहाँ रहे थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे भी मन में विचार आया कि भाई ह्वेनसांग लिख करके गए हैं तो जरा देखे तो क्या है। तो मैंने सरकार को कहा जरा खुदाई करो भाई। अब कोई अपने यहाँ खुदाई करवाए क्यों करेगा, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मैंने खुदाई करवा दी। और आश्चर्य है कि मेरे गांव में तो वो सारी चीजें मिली खुदाई करने से, वो हॉस्टल्स मिले हैं, सारी चीजें ध्यान में आई। ह्वेनसांग ने जो लिखा है सब। जब मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्वेनसांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्वेनसांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। और मैं मानता हूं कि मानव जाति के कल्याण के लिए चीन और भारत का एक विशेष दायित्व है। चीन और भारत ने मानव जाति के लिए इस दायित्व को निभाने के लिए अपनों को भी स्वच्छ करना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी पड़ेगा।
आप लोग यहां रहते हैं, आप यहां आए नहीं थे, उसके पहले चीन के विषय में आपकी धारणाएं क्या क्या थी, कैसा सोचते थे? पता नहीं वो क्या खाते हैं, पता नहीं वो क्या करते हैं। यहां आने के बाद धारणा बदली कि नहीं बदली? और मैं मानता हूं कि आप लोग इस काम को एक बहुत बड़ी सेवा करके कर सकते हो। चीन के लोगों में भारत के प्रति जिज्ञासा है, उत्सुकता है, लेकिन उस उत्सुकता को, जिज्ञासा को हकीकत में बदलने का काम न नरेंद्र मोदी कर सकता है, न यहां की एम्बेसी कर सकती है, न यहां के एम्बेसडर कर सकते हैं। अगर वो उत्तम से उत्तम काम कर सकता है तो मेरा देश का नागरिक कर सकता है, आप लोग कर सकते हैं। आप भारत का सही चित्र हर चीनी नागरिक में कैसे पहुंचाए, उसकी जो जिज्ञासा है उसको हमारी शक्ति का परिचय कैसे कराया जाए, हमारी सांस्कृतिक विरासत का कैसे पढ़ाया जाए, और दुनिया को इन बातों का आश्चर्य होता है। आईटी के माध्यम से विश्व में भारत की पहचान बनाने में हमारे प्रोफेशनल 20-22 साल के नौजवानों ने बहुत बड़ा कमाल का काम कर दिया। सारी दुनिया को अजूबा हुआ कि ये हिंदुस्तान के पास टैलेंट है। और अभी मार्स मिशन सफलतापूर्वक पार किया, मंगलयान पर भारत के युवकों को जो सफलता मिली है, उसके कारण विश्व हमारी युवा शक्ति, हमारे टैलेंट के प्रति आकर्षित हुआ है। लेकिन समय की मांग है, भारत के नागरिक चीन को अधिकतम समझे, चीन के नागरिकों को समझे, और चीन के लोग अधिकतम भारत को समझे, भारत के नागरिकों को समझे। चीन के लोग जितनी संख्या में हिंदुस्तान में रहते हैं, उससे ज्यादा संख्या में भारतीय लोग चीन में रहते हैं। और इसलिए भारतीय नागरिकों की जिम्मेवारी ज्यादा है। हम दोनों को जोड़ने के लिए हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत है, हम अलग नहीं रह सकते। पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था, शासक, उनका एक दायरा अलग है, लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट का दायरा अलग है, उसकी ताकत अलग है। और मैं उस ताकत को पहचानता हूं। हमें उस ताकत को जोड़ना है, उसे जानना भी है, जोड़ना भी है। आज पूरे विश्व में टूरिज्म का बड़ा ही बोलबाला है। सामान्य व्यक्ति भी दुनिया के 2-4 देश तो ऐसे ही देखने चला जाता है। भारत में टूरिज्म के लिए बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया में टूरिज्म का $3 ट्रिलियन का बिजनेस है, छोटा नहीं है। हम भारत के नागरिक के नाते, हम यहां जो लोग काम करते हैं, हम कोई बड़े उद्योगकार नहीं हैं, हम प्रोफेशनल्स हैं। अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन हमको हिंदुस्तान में जाके 200-500 हज़ार रुपए का, 1000 करोड़ का कारखाना नहीं लगा सकते, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से यहां पहुंचे हैं। तो क्या देश की सेवा करने के रास्ते बंद हो गए क्या? नहीं हुए, ज्यादा नहीं। आप सिर्फ हर साल 5 चीनी नागरिकों को हिंदुस्तान देखने के लिए धक्का मारो बस। उनको कहो चलो भाई मेरा गांव दिखाता हूं, चलो हमारे यहां शादी है, आ जाओ देखो कैसे होता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अकेले भारतीयों के
चीन की कितनी बड़ी मात्रा में यात्री आ सकते हैं। अगर एक ह्यूएनसांग 1400 साल पहले आने के बाद एशिया के अंदर चीन और भारत को जोड़ देता है, तो आप तो हजारों की तादाद में हैं, लाखों लोगों को ले जा सकते हैं। क्या कमाल कर सकते हैं। भारत का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन चीन में भारत को समझने की एक नई दृष्टि मिलेगी, नया अनुभव मिलेगा। और हम जितनी मात्रा में, क्योंकि अगर हम हमारी विरासत पर गर्व न करें, हमारी शक्ति पर गर्व न करें, तो दुनिया में कोई नहीं करता है। कोई मां मोहल्ले में अपने बेटे को दिन रात डांटती रहे, कहीं भी खड़ा है मां करके डांट दे, कहीं खेल रहा है तो मां करके डांट दे, तो मोहल्ले के बच्चे उस बच्चे को कभी स्वीकार करेंगे क्या? स्वीकार करेंगे क्या? जिस बच्चे को उसकी मां ही दिन रात डांटती है, उस बच्चे को दोस्त लोग भी स्वीकार नहीं करते। दुनिया भी हमें तब स्वीकार करेगी जब हम खुद भी तो अपने देश का गौरवगान करना शुरू करें। हम ही अगर हमारे देश को कोसते रहेंगे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हमारा तो ऐसा था, अरे छोड़ो यार, देश ऐसे नहीं चलता दोस्तों। हर समाज की अपनी कमियां होती हैं, हर समाज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर देश की अपनी मुसीबतें होती हैं, लेकिन हर कोई आगे तब बढ़ते हैं जिसके अंदर आगे बढ़ने का मांझा होता है, और वो मांझा हमारे में है, 125 करोड़ देशवासियों में है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, चीन में रहते हुए चीनी भाषा को भी सीखने का प्रयास करते ही होंगे, क्योंकि एशिया की सदी है, 21वीं सदी है, मान के चलो, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है दुनिया में। सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है, तो फिर तो यहीं की भाषाएं चलने वाली हैं। उन भाषाओं के माध्यम से भी हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, एक नई ताकत को संजो सकते हैं। आप देखिए, एक साल के भीतर भीतर, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से दुनिया ने क्या कहा है? भारत का 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, 7% से भी ज्यादा ग्रोथ, सारी दुनिया कह रही है कि इंडिया आज विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कह रही हैं, जिनकी इस प्रकार के शब्दों की ताकत होती है। एक साल के भीतर भीतर, छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यही जो मनोभाव था, उसमें से आज दुनिया कह रही है कि विश्व का सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई देश है, उस देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे देशवासियों, आखिर 30 साल में चाइना कैसे बदला? रातों रात नहीं बदला है, 30 साल लगे, और 30 साल तक उनका विकास दर दुनिया में सबसे तेज गति से था। उस ग्रोथ का परिणाम था कि चीन आज इन नई ऊंचाइयों पर अपने आप को ले गया। भारत को भी विकास दर को आगे बढ़ाना होगा, भारत को भी आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाना होगा, भारत को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा, भारत को रिसर्च एंड एनालिसिस में आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक बार इन नए युग की ओर हम आगे बढ़ेंगे, हम दुनिया को बहुत कुछ दे पाएंगे, इस विश्वास के साथ हम कदम उठा रहे हैं। लेकिन जैसे हमारे सपने हैं, वैसे हमारे पैर जमीन पर भी है।
शुरू में लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मोदी क्लीन इंडिया का मूवमेंट लेके क्यों चला है, स्वच्छता अभियान क्यों चला रहा है। ये प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से टॉयलेट की बात करता है। बहुतों को आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं मानता हूं मुझे वहीं से शुरू करना है और मैं इसे छोटा नहीं मानता हूं, मैं इस काम को छोटा नहीं मानता हूं, क्योंकि मुझे दुनिया के सामने 125 करोड़ का देश, इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत, इतना सामर्थ्य, जिसके पास 65% जनसंख्या 35 से कम आयु की हो, वो देश सीना तान करके खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों रुकना चाहिए, क्यों झुकना चाहिए? और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, देश को चाहे सामाजिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, शैक्षणिक जीवन हो, वैश्विक संबंध हो, हर प्रकार से इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज चीन के इतिहास की एक अद्भुत घटना है, ये मैं नजारा देख रहा हूं, जहां भी पीछे मेरी नजर जा रही है, माथे ही माथे मुझे नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा कार्यक्रम की रचना की है, मैं आपको 100 सलाम करता हूं दोस्तों, 100 सलाम करता हूं। चीन में ये विशाल जनसागर सिर्फ चीन में नहीं, पूरी दुनिया में संदेश देगा, ये लिख कर कह रहे कि ये घटना छोटी नहीं है। ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये वक्त बदल रहा है, इसका सबूत है। वक्त कैसे बदल रहा है, इसका जीता जागता उदाहरण है। मैं फिर एक बार, और ये मेरे लिए आनंद का विषय कि 16 मई 2014, 16 मई 2015 आपके बीच आनंद भरे पल बिताने को मिले। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि अगली बार आप जब आएंगे, और वैसे भी 2016, ये 2016 चाइना को हिंदुस्तान आने का वर्ष है, 2015 हिंदुस्तान को चाइना आने का वर्ष है, 2016 चाइना को हिंदुस्तान जाने का वर्ष है। आप सर्वाधिक लोगों को चाइना से हिंदुस्तान ले आइए, हिंदुस्तान का नजारा दिखाइए। आप देखिए, भारत और चीन मिलकर के मानव कल्याण के लिए नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबको नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस समारोह की योजना के लिए। और चीन के अंदर इतना बड़ा समारोह अपने आप में इतिहास की एक नई मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।